वो वाली रात जो थी ना, बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल थी। मैं आधी रो रही होती हूँ, आधी पेन में होती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि एकदम से ये हो क्या गया था मेरे साथ। और एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैंने हिम्मत हार दी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे लगा दूसरी दफ़ा है तो सब इजी होगा, लेकिन बेबी ने कहा मम्मी लेट्स मेक इट ड्रामेटिक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय सेकंड बर्थ एक्सपीरियंस। और ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स एंड मॉम टू बी के लिए है, जो भी अब माएँ बनने वाली हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो ड्रामेटिक मैं इसको क्यों कह रही हूँ ये भी आगे जाके मैं वीडियो में आपको बताऊँगी कि ये ऐसा मैंने क्यों कहा, क्या कुछ हुआ। मैंने आप लोगों के साथ अपनी आयरा की जर्नी भी शेयर की थी कि मेरा फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो मुझे लगता था कि ये सेकंड टाइम है, मैं एक दफ़ा इस सारे प्रोसीजर से गुज़र चुकी हूँ तो मेरे लिए सब कुछ ईजी होगा। बट जैसे ही आपका जो है वो 2 ट्राइमेस्टर्स गुजरते हैं, आप थर्ड में एंटर होते हो तो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैंने हिम्मत हार दी थी एंड आई वॉज लाइक के डॉक्टर कुछ भी हो, ठीक है नॉर्मल नहीं हो रहा ना हो, क्योंकि मुझसे ये पेन बियर नहीं हो रही हैं, तो आप यूँ करें मेरा सी सेक्शन कर दें। क्या बात कर रहे हैं? सो गाइस स्टार्ट कुछ यहाँ से होता है कि सबसे पहली गलती मुझसे ये होती है कि मेरा चल रहा होता है 8 मंथ और मुझे लगता है कि मेरा 9 मंथ स्टार्ट है। आप कहेंगे हैं ये कैसे हो गया? तो सीरियसली ये ऐसा ही हुआ। मुझे कॉन्ट्रैक्शंस होते थे, मेरी लेग में पेन होती थी, मेरी बैक में पेन होती थी, और समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे लेबर्स पेन स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन वो फॉल्स पेन्स होती थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि रीच आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आप जिसकी वजह से टायर्ड हो, जब आप रेस्ट मोड पर आ जाओ। तो मैं उन गर्ल्स में से हूँ जो पूरे 9 मंथ के जर्नी में कोई मरीज़ा बनकर नहीं गुजारती टाइम। तो मैं अपने पूरे 9 मंथ्स को इंजॉय करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती हूँ फॉर नेचुरल बर्थ। जैसे ही डॉक्टर ने हमें ये बात की और मेरी कंडीशन रोज़ ब रोज़ सवेयर होती जा रही थी, मुझे पेन्स होती थी, तो मैंने और नुमान ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग सरगोदा चले जाएँ। तो हम लोग सरगोदा जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर को विज़िट करते हैं, डॉक्टर मुझे कहते हैं कि अरीज अभी आपको 8 मंथ स्टार्ट हुए हुए सिर्फ 10 डेज़ हुए हैं, ओनली ऑन 10 डेज़। अभी आपका 8 मंथ भी कंप्लीट बाकी और 9 मंथ भी कंप्लीट बाकी। आपकी डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है वो है 10 अप्रैल को, और मैं ये क्या नाम है 1 मार्च को सरगोदा चली गई थी। मैं कहा डॉक्टर सीरियसली? कहती हाँ जी आपके दर्द उसको हो सकती है। तो मैंने कहा लो जी, मैं कहा हम तो पहले आ गए। डॉक्टर ने कहा नहीं, आपकी जैसी कंडीशंस हैं आपका आ जाना बेहतर था। 2 हफ्ते मुझे अपनी मम्मी की तरफ रहते हुए हो जाते हैं। तो एकदम रात सहरी थी उस दिन, तो सहरी करके जैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे फिर दूध के अंदर देसी घी थोड़ा सा डाल कर देती हैं, उन्होंने अपना वो जो होते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए थे। जैसे वो मुझे देती हैं मैं पीती हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, मुझे क्रैम्पिंग होती है, बहुत ढेर सारी पेन होती है मुझे। और मुझे ऐसे लगता है कि ना जैसे मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, मेरी बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती है। मैं अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ तो डॉक्टर का थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है और वो कहती हैं कि अरीजा नॉर्मल है, ये आपको फॉल्स पेन है। अच्छा आप ये टैबलेट लो और कल मॉर्निंग में ज़रूर आप विजिट करो मुझे। जब मैं जाती हूँ तो वो मुझे वहाँ पर एक मुझे ड्रिप लगा देती हैं और रेस्ट करने को बोलती हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे मेरे उधर हॉस्पिटल में गुजरते हैं। तो वो नेक्स्ट मुझे 24 को बुलाती हैं कि अब आपने 24 मार्च को आना है। तो 24 मार्च को मैं अगेन अपनी डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर मुझे कहते हैं कि 24 मार्च को यकीनन आपकी डिलीवरी होगी। घर में मैं एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देती हूँ जो डिलीवरी से रिलेटेड होते हैं, जो नेचुरल बर्थ के लिए डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। जैसे ही फिर 24 आती है, मुझे डॉक्टर कहती हैं कि अरीज आपको ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है, लेबर पेन आने तक हम लोग वेट करेंगे। आप अगर कहती हैं तो फॉल्स पेन्स देकर आज ही हम आपकी डिलीवरी कर देते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगी तो और बेहतर हो जाएगा। मैं कहा थोड़ा कितना? डॉक्टर कहती है 26 तक। मैं कहा डॉक्टर 26 तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि आगे से ईद भी और ईद पर मैं फ्री होना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कहती है कि ईद तक मैं आपको फ्री कर दूंगी, 26 को आप आ जाएं और इंशाल्लाह आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो नुमान को मैं बताती हूँ सब कुछ। तो नुमान कहते हैं कि अरीज ओके
आप जाना 26 को, मैं भी यहाँ से वाइंड अप करके आ जाऊँगा, क्योंकि रमज़ान चल रहा था यहाँ पर। पीके लग्जीज़ का काम काफ़ी ज़ोर शोर से था, तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है आप अपने वहाँ के काम देखें। ये सेकंड टाइम है नुमान, मैं इजी हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, आई कैन हैंडल इट। सो नुमान ने कहा आर यू श्योर? मैं कहा हाँ मैं कर लूँगी हैंडल, कोई नहीं यार सेकंड टाइम है। नुमान कहते चलो ठीक है आप अब हैंडल कर लेना, लेकिन मैं भी बहुत जल्दी वहाँ आ जाऊँगा। जैसे ही 26 की मॉर्निंग आती है मुझे पेन्स होना बहुत शदीद स्टार्ट हो जाती हैं। हल्का फुल्का रेडी होती हूँ। 25 तारीख को पूरी रात मैं जागती हूँ, मुझसे कुछ खाया नहीं गया, मैंने कुछ भी खाया हुआ नहीं था, एक नवाला भी नहीं खाया हुआ था। मम्मी क्या क्या कह रही है कुछ खा लो, जो भी खाना उन्होंने मिल्क दिया वो वॉमिट आकर ऐसे हो गया जैसे अभी निकल जाएगा। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा ये रात मेरे लिए गुजारना मुश्किल है। वो वाली रात जो थी ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल थी। फिर जैसे वो डे आता है हम डॉक्टर पास जाती हूँ, डॉक्टर मुझे टैबलेट वगैरह देती हैं, वॉक करने का कह देती हैं, ड्रिप लगाती हैं। जैसे वो ड्रिप लगाती हैं कहती हैं अब ड्रिप लग गई, अब तुमने वॉक करते रहना है। ऑलमोस्ट मेरी जो है वो ड्रिप वो 40% हो चुकी होती है, 60% रहती है। तो डॉक्टर स्कैन के लिए जब आती है तो वो स्कैन देख कर एकदम परेशान हो जाती है। मैं कहा क्या हुआ है? कहती आप ना तकरीबन पूरे 10 मिनट बाद ना मेरे ऑफिस में चक्कर लगाएं। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, और उस वक्त एक तो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी, लेबर पेन मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, और डिलीवरी का टाइम था, और एकदम से डॉक्टर अगर आपको ऐसे आकर कहे कि अरीज समथिंग इज़ सीरियस, आप मुझे 10 मिनट्स में मेरे ऑफिस में आकर मिलें, तो आप खुद देखें कि मेरा हाल क्या होगा। और उधर सिर्फ मैं, मेरी मम्मा और भाभी थी, मेरे पास नुमान नहीं थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब उस कंडीशन पर मुझे करना क्या चाहिए। नुमान के साथ साथ मैं कांटेक्ट में थी, मेरी मम्मा मेरे पास थी, भाभी आयरा के पास थी, मैं आयरा को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं फ़ौरन मम्मा से कहती हूँ कि मम्मा हम चलते हैं, जाते हैं। मम्मा कहती है मैं आपके लिए व्हील चेयर मंगवा लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं मुझे चल कर जाना है। हमें तकरीबन जाते जाते भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। डॉक्टर पास जाती हूँ वेटिंग एरिया में, बस मैं उधर उनकी लॉबी में चक्कर लगा रही हूँ, इधर फिर रही हूँ। हाथ में मेरी मम्मा ने वो ड्रिप के वो साथ पकड़ा हुआ है, हैंगर सा जो होता है उसका, सॉरी मुझे नाम नहीं सही से पता, आप लोगों को पता होता आपने मुझे बताना है। तो मेरी मम्मा ने वो पकड़ा होता है, मुझे यहाँ पर ड्रिप लगी होती है। तो मैं फिर रही होती हूँ, डॉक्टर एकदम बुलाती है और कहती है कि रीजी दो मैंने आपका स्कैन करना है। मैं उससे बस एक ही बात पूछ होती हूँ कि डॉक्टर क्या बात है, क्या हुआ है? कहती है मुझे ऐसे लगता है कि आपके बेबी की ब्रीच पोजीशन है। तो वो कहती हैं कि मुझे लगता है आपके बेबी की ब्रीच पोजीशन है। मैं कहा व्हाट, सीरियसली? मैं कहा डॉक्टर हाँ मैं मजाक ना करें। कहती मुझे ऐसा ही लगा। मैं कहा बट मुझे तो ऐसे फील होता है कि बेबी की एग्जैक्ट वही पोजीशन है जो मेरी नेचुरल बर्थ के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैंने अपने जो यहाँ पर सरगोदा आने से पहले जो अपने मैंने टेस्ट करवाए थे, जो मैंने सारे स्कैन्स करवाए थे, उसमें भी बेबी की परफेक्ट पोजीशन और परफेक्ट वो सारा स्पॉट वगैरह परफेक्ट पोजीशन सामने आई थी। यहाँ पर आके भी मैंने करवाया, तो एक ही दम रातों रात ऐसा क्या हो गया कि बेबी की ब्रीच पोजीशन है। डॉक्टर कहती इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? मैं कहा डॉक्टर मैं जानती हूँ उसके लिए सिजेरियन होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कहती सिजेरियन भी होता है और आपको तकरीबन जो आपका टाइम 7 से 12 घंटे लेबर में गुजरना था वो आपका 1 से 2 दिन भी गुजर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। वो स्कैन कर रही होती हैं साथ साथ, तकरीबन 7 से 8-10 मिनट के स्कैन के बाद पता लगता है कि बेबी की नॉर्मल पोजीशन है। वो सिर्फ डॉक्टर को शक हुआ था। खैर बहुत ज़्यादा मैं कोई सुकून का सांस लेती हूँ। मैं आधी रो रही होती हूँ, आधी पेन में होती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि एकदम से ये हो क्या गया था मेरे साथ। खैर मैं सुकून का सांस लेती हूँ। फिर मैं बाहर आती हूँ क्लिनिक से। बाहर आकर नुमान को कॉल करके ये सारी सीन बताती हूँ कि ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ है। नुमान भी कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बस थोड़ी देर तक पहुँच। जी जानी, मैं ना निकल गया, वो रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। मैंने कोई एपिड्यूरल नहीं लिया था, कोई पेन किलर्स नहीं ऐसी ली थी, कोई ऐसे इंजेक्शंस नहीं लगवाए थे जो कि पेन को कम करते या मुझे पेन फील ना होने देते। मुझे वो नेचुरल बर्थ की पेन प्रॉपर फील हो रही थी। खैर मेरा वाटर ब्रेक होता है, डॉक्टर मुझे डिलीवरी रूम में लेकर चली जाती हैं। डिलीवरी रूम में लेकर जाती हैं तो मेरे साथ एक ही लड़की लेटी होती है जिसको एपिड्यूरल लगा हुआ था, और मैं नॉन एपिड्यूरल थी। मुझे कोई मैंने पेन किलर नहीं ली थी। वो सुकून से जूस भी होते और मैं तड़प रही हो रही तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। खैर मैंने इसलिए एपिड्यूरल नहीं लगवाया था क्योंकि मैंने उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े थे। तो
मैं नहीं ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहती थी, और वहाँ पर बहुत मुश्किल से उधर जी मेरी मम्मी को भी नहीं आने देते। मेरे पास सिर्फ नुमान तो थे नहीं, एक मम्मा ही थी, तो वो उधर मम्मा को भी नहीं आने देती। मेरी डॉक्टर भी मेरे पास नहीं होती, नर्सेस पास होती हैं। तो मैं तो उस वक्त बस मैं दिल करता था मैं गुस्से में ना चीखूँ चिल्लाऊँ। मैं बैठती थी, ड्रिप हिल जाती थी, ड्रिप हिलती थी तो मुझे वो पेन करती थी दोबारा लगने में। ना उठते हुए सुकून आ रहा था, ना बैठते हुए सुकून आ रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी पेन्स जो थी वो इंटेंस लेवल तक पहुंच चुकी थी। ये टाइम हो जाता है तकरीबन 4 सवा 4 का। डॉक्टर रूम में आती हैं, डॉक्टर कहती हैं ठीक है इसका टाइम हो गया। जैसी डिलीवरी होती है डॉक्टर जो है मुझे वार्ड में शिफ्ट कर देती हैं। वहाँ पर वार्ड में शिफ्ट करती हैं, मीरल मम्मा पास चली जाती है। इतनी देर में इफ़्तार होने वाली होती है, लेकिन मुझे एक बात की टेंशन हो रही होती है कि मैं बार बार कहती हूँ यार मीरल किधर है, मीरल किधर है, मीरल से मुझे मिलवाओ। सब कहते हैं कि अच्छा हम मिलवा देते हैं, टेंशन ना लो, मीरल इधर ही है। मैं कहती हूँ यार मुझे लाकर दिखा तो दो मीरल को। तो सब मुझे कहते हैं वो नर्सरी रूम में। मैं कहती हूँ नर्सरी रूम में आयरा गई थी, 5 मिनट बाद वापस आ गई थी, मीरल को ऐसा इतना टाइम क्यों लग गया। मैं जैसे ही अपने रूम में शिफ्ट होती हूँ, मुझे डॉक्टर रूम में शिफ्ट करते हैं, इफ्तार का टाइम गुजर चुका होता है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मीरल को वापस लेकर आते हैं। तो मुझे पता लगता है कि मीरल को नर्सरी में एडमिट कर लिया गया था, और डॉक्टर ने कहा था कि ये 1 से 2 दिन नर्सरी में रहेगी। और नर्सरी में रहने की वजह ये थी कि मीरल की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन जैसे सीनियर डॉक्टर्स आते हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो कहते हैं कि बेबी को ये एक फार्मूला मिल्क लिख कर देते हैं, कहते हैं बेबी को ये पिलाओ। जैसे मीरल फीड करने लगती है, मीरल माशाल्लाह से 1.5 फीडर पी जाती है, पता भी नहीं लगता उसका। तो डॉक्टर फिर मम्मा से पूछते हैं कि अच्छा इनकी मदर ने क्या कुछ खाया हुआ था। यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक दिन पहले से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। वो जो मैंने 8-10 घंटे की लेबर पेन बर्दाश्त की, उसमें भी कोई एक घूंट जूस का या चाय का या कोई बिस्किट केक कुछ भी मैंने नहीं खाया था, जिसकी वजह से एम्प्टी स्टमक थी, और मुझे वो क्या नाम है ड्रिप्स लगी हुई थी, पेन में थी, तो जिसकी वजह से मीरल भी एम्प्टी स्टमक थी, और मीरल भूख से उसकी हार्ट बीट तेज़ हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे वो फीडर पीती है वो काम डाउन होती है, बर्प लेती है प्रॉपर, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, और फिर हमें उसको हमारे हैंड ओवर कर देते हैं, हमें ला कर देते हैं। मैं डॉक्टर से फिर अपनी डॉक्टर से मिलती हूँ। इतनी देर में नुमान भी आ चुके होते हैं। आयरा नुमान को देख के बड़ा खुश होती है। नुमान आते हैं, और नुमान आकर मीरल को मिलते हैं। वहाँ पर मैं एक्टिव थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, क्योंकि इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट था। इस बार मुझे आयरा के टाइम से भी ज़्यादा पेन्स फील हुई थी, प्रोसीजर फील हुआ था। और इस बार आपको मैं बता रही हूँ कि मैं 8 मंथ से पेन्स बर्दाश्त करती आ रही थी। तो गाइज़ ये था मेरा सेकंड डिलीवरी एक्सपीरियंस, लेकिन इसमें ही मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी। वो टिप्स ये हैं कि काइंडली ठीक है, बड़े बूढ़े अपने तजुर्बों के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन मैं इसमें आप लोगों को एक ये टिप देना चाहूँगी कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे, जैसे वही डॉक्टर हैं कि बेबी ने एक छींक ली तो बेबी को बुखार हो गया, बेबी छींके ले रहा है, बेबी को छींके नहीं लेने देनी, ठीक है। उसके अलावा बेबी का नेक को ऊंचा रखो, ठीक है। उसके सर के ऊपर कोई भारी चीज़ रखो, बेबी को गोद में लो तो उसके फोरहेड को प्रेस करके रखो, उसकी नोज़ को बार बार प्रेस करते रहो ऊंचा करने के लिए, एंड बहुत कुछ। तो ये सारा मैं कुछ आप लोगों को अपनी एक लाइन में बताऊंगी, ये सब कुछ मिथ है, इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। ये वो सारे टोटके उन बच्चों के लिए बने हुए हैं जिनके थोड़े से हेड शेप में फ़र्क होता है, या थोड़े से उनका फोरहेड उभरा हुआ हो, कुछ हो, ठीक है। अगर अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत सा परफेक्ट बेबी दिया है तो उसको वैसे ही रखें, इतने एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसको स्ट्रेट लिटाएं, गोद में लें, उठाएं, करें, सब कुछ करें, कुछ भी नहीं होता। और अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप लोग 9 मंथ्स भी तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं, उसको फीसेस देते हैं, तो एक फ़ीस अपने बेबी के लिए खर्चें। एक दफ़ा अपने डॉक्टर पास जाएं, उसके पास बैठें, उसको साथ सारा कुछ डिस्कस करें कि ऐसे 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 मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये कर लूँ। इसमें मैं आपको कहूँगी कि जो सबसे पहले ही मीठी चीज़ बच्चे को चटाते हैं, जिसे गुड़ती कहते हैं, घुट्टी कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में उसे जो भी कहता हो, वो नहीं दिया करते। कोई बच्चा किसी जैसा उससे नहीं बन जाता, अगर वैसा होता तो आजकल जो बड़े बड़े हमारे ये सियासत
सियासतदान या बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके पास तो लाइंस लगी होती हैं रोज़ की हज़ारों बच्चों की कि भाई आप इन्हें अपनी जी वो अपना झूठा या अपने हाथ से कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि ये आपके जैसे बन जाएं। पहली बात। दूसरी बात कि बच्चों की आंखों में सुरमा डालो और बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इस पर भी मैं ये कहूँगी कि ये भी अगेन एक मिथ है। अगर ऐसा करने से कुछ होता तो आज सबसे ज़्यादा चाइनीज़ की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। पास लोगों में रवाज है कि सुरमे से ना आईब्रोज बनाना, वो आईब्रोज बनाते हैं कि भाई इसकी आईब्रो थिक और इसी शेप की आएंगी। और बाय गॉड मैंने अपनी मिरल का वो काम नहीं किया, मैंने एक दिन भी उसका सुरमे से वो नहीं किया, जबकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था। इवन कि यहाँ तक कहा था कि मुझे सुरमा मंगवा दो, मैं इसकी आईब्रोज बनाती हूँ, इसको सुरमा लगाती हूँ। तो ये चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ प्लीज़, एक छोटा सा फूल होता है उसको ये लोगों के कही हुई बातों के एक्सपेरिमेंट्स उस बच्चों पर मत किया करें जब तक आपका अपना जहन ना हो, जब तक किसी बात में लॉजिक ना हो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ से मैं आपको कहूँगी, ये जो कहते हैं कि बाल्ड करवाने से, गंज करवाने से बाल बड़े होते हैं, तो ये जेनेटिकली होते हैं। जैसे माँ बाप के बाल होंगे बच्चों के हमेशा वैसे ही वैसे बाल होते हैं। ये इतनी ज़्यादा बाल्ड करवाने से, टिंट करवाने से, गंज करवाने से बच्चों के बाल नहीं तेज़ी से बढ़ा करते। और स्पेशली माँओं को बहुत ज़्यादा तमहीद बांधी जाती है कि तूने सीधे लेटे रहना है, तूने चलना फिरना नहीं है, तूने पानी नहीं पीना, तुमने क्या नाम है चने नहीं खाने। आप पानी क्यों नहीं पीना? वो आपको उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपको हाइड्रेट रहना पड़ता है। स्पेशली उन माओं के लिए जो जिनके बेबी मदर फीड करते हैं, उन माओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, खुलकर पानी पिएं। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरीज़ वालों के लिए मैं अभी बात करूंगी कि वो हफ्ते का रेस्ट करें, और सिजेरियन के पेशेंट्स हैं उनके जितना डॉक्टरों ने कहते हैं वो तब तक करें रेस्ट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल डिलीवरी वाले 1 वीक के बाद जैसे उनके स्टिचेस हील होना स्टार्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी वॉक करें, उस रूम से निकलें, खुली एयर में जाकर बैठें, बेबी को लेकर जाएं, डीप ब्रेथ लें, वॉक करें, अच्छा फील करेंगी आप। उसके अलावा बहुत सारी माओं को मना किया जाता है कि आपने दालें नहीं खानी, चने नहीं खाने, चावल नहीं खाने, ये चीज़ नहीं खानी, वो नहीं खानी। ये दालों में, चनों में प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा ये कहते हैं लेमन नहीं खाने चाहिए, बच्चे का गला ख़राब हो जाएगा, ऑरेंजेस नहीं खाने चाहिए, इन सब में विटामिन्स होते हैं। अगर आपके पास है आप खुल कर खाएँ, आपको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है कि ना खाएं। रोटी खाएं, अपना जो चीज़ आपको पास है आप उसको खाएं, लेकिन हाँ फास्ट फूड से अवॉइड करें। फास्ट फूड हो गया, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ हो गया, वो बहुत एक्सट्रीम स्पाइसी जो होता है, वो जो बिल्कुल ही रेड कलर का फूड होता है, वो तो एक नॉर्मल बंदे की हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता। तो वो आप भी आराम से खाई पी सकती हैं। ये जो पोस्टपार्टम का टाइम होता है जिसको आम ज़ुबान में छिला कहते हैं, इसमें बहुत सारे वो चीज़ें बन जाती हैं कि अच्छा इतने दिन घर से नहीं निकलना। मुझ पर भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी कि इसे देखकर लगता ही नहीं है कि पोस्टपार्टम का टाइम गुजार रही है। और मेरी जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन जितनी भी मुझे देखने मिलने आई, वो मुझे डांट कर जाती थी कि तुम किस एंगल से लगती हो, तुम तो ऐसे चल फिर रही हो, इधर से उधर जा रही हो, उधर से इधर आ रही हो। तो ये सब कुछ चीज़ों पर मैंने कभी अमल नहीं किया। मैं उन चीज़ों पर लाजमी, उन सजेशंस पर लाजमी अमल करती हूँ जिनकी कोई सेंस बनती हो, जिनके पीछे कोई लॉजिक हो, या फिर जो मुझे मेरी डॉक्टर कह दें कि रीच बिल्कुल आप ये कर सकती हैं या आप ये नहीं कर सकती। जब भी आपका 8-9 मंथ स्टार्ट हो, बिल्कुल ही बेड से लगने से बेहतर है, इनफैक्ट अपने पूरे 9 मंथ्स में मरीज़ बन के टाइम गुजारने से बेहतर है, बेड के साथ लगे रहने से बेहतर है कि आप लोग एक्सरसाइज करें। आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप लोग काम करें। हाँ, उस सूरत में जब आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया। अगर डॉक्टर ने मना किया कि आपने बेड रेस्ट करना है तो आपने करना है, लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हर एक के कहने पर बेड रेस्ट मत करने लग जाया करें। अपने आप को एक्टिव रखा करें, अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया करें फॉर नेचुरल बर्थ। और ये भी मिथ है बिल्कुल कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं तो आप लोगों ने 2 लोगों का खाना खाना है। कोई 2 लोगों के खाने की ज़रूरत नहीं। उस बेबी का स्टमक इतना सा होता है और इतने से स्टमक के लिए आपको 2 लोगों का खाकर बिला वजह का अपना वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझसे भी ये गलती हुई थी, मेरा भी वेट काफ़ी गेन हो गया और मैं आजकल उसको कंट्रोल करने में लगी हुई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही मैं भी अपना वेट कंट्रोल कर लूँगी। सो गाइस, ये था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस और कुछ ये थे टिप्स जो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होने चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर डालते हैं, आपको उनके प्रेशर में नहीं आना चाहिए। तो इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।